वो कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम इन आज की व्यवस्था, राक्षसी व्यवस्था जिसको कहें, उसका जो जान एक तोते में है और उस तोते का नाम राजनेता है। जब तक वर्तमान के इन घटिया राजनेताओं को, जो कि अनपढ़, गवार और दुष्चरित्र भी हैं और अपराधी भी हैं, जब तक इन्हें पराजित करके नई व्यवस्था स्थापित नहीं की जाएगी, कुलदीप जी, तब तक हम इतनी सारी पार्टियों का एग्जिस्टेंस किसी मायने का नहीं है। तो कुलदीप जी मुझे ये बताइए, आप कितने वर्ष से आपकी जो है समान अधिकार पार्टी काम कर रही है? कब रजिस्टर हुई थी? मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मैं आगरा, मेरा निवास है, घर है यहाँ। जी जी। और समान अधिकार पार्टी 2016 में रजिस्टर्ड हुई भारत निर्वाचन आयोग से। ओके। और मैंने 2 इलेक्शन लड़ाए हैं। इस बीच में 2 साल चले गए कोविड के। कोरोना जब आया तो 2 साल तक धरना प्रदर्शन आंदोलन सब बंद रहे। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। और 2 साल उसमें निकल गए, लेकिन फिर भी मैंने 2 इलेक्शन लड़ाए हैं। नगर निगम यूपी का चुनाव लड़ाया मैंने, मेयर का चुनाव लड़ाया था। उस समय हमने आम आदमी पार्टी और लोकदल जो अजीत सिंह की पार्टी है, इससे ज्यादा वोट लिया था। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरी बात, फिर हमने कोविड के बाद फिर खड़े हुए जी, क्योंकि हम बहुत बड़े पूंजीपति नहीं है, बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, एक मतलब जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति रहे हैं हम जी। तो मैंने दोबारा से फिर विधानसभा चुनाव लड़ाया। तो जहाँ मैंने लड़ाया अभी इस विधानसभा में भी मैंने 22 के विधानसभा में मैंने आम आदमी पार्टी को अपने से आगे नहीं निकलने दिया। और रही बात जीतने हारने की, तो 2022 का चुनाव यूपी का ऐसा गया है कि 4 बार की मुख्यमंत्री मायावती को भी 1 सीट मिली है, केवल 1 सीट। 403 में से 1 सीट बसपा पाई है, 2 सीट कांग्रेस पाई है ना। जी जी जी। तो जहाँ ऐसे दलों को जो 1-1 सीट के लाले पड़ गए, तो हम कहाँ जीतते, है ना। सारी सीट बीजेपी जीती है, बकाया 125 सीट करीब सपा की आई थी। तो हम इलेक्शन नहीं जीते, लेकिन हमारी टीम है मथुरा से लेके सुनो आपकी मैंने बात ध्यान से सुनिए, आप थोड़ा सुनिए। मथुरा यूपी मथुरा से शुरू होता है, हरियाणा के बाद मथुरा से लेके गोरखपुर तक योगी के गढ़ में हमने प्रेस किया, आंदोलन किया है। मथुरा से लेकर गोरखपुर तक हमारा संगठन है, चाहे हर जिले में 5 लोग मिले चाहे 10 मिले, लेकिन मेरा अध्यक्ष है, मेरी टीम है। ओके। और मैं जो है कॉलेज टाइम से भी आगरा कॉलेज से मैंने लॉ की पढ़ाई की है, आगरा कॉलेज से वकालत की है। और उस समय में NSY छात्र संगठन में थे, 90-91 में यूथ कांग्रेस में थे। उसके बाद जिले की बॉडी में रहे, 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में सलमान खुर्शी जगदम्बिका पाल प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ हम प्रदेश कमेटी में सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी रहे। 2010 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का हम प्रतिनिधित्व करते थे। और 2012 की विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, संदेश यात्रा, उसके मथुरा के विधायक प्रदीप माथुर और कुलदीप शर्मा उस यात्रा के प्रभारी थे। तो 2012 के चुनाव की तैयारी के लिए, विधानसभा की तैयारी के लिए 2010 में जो यात्रा निकाली, कांग्रेस संदेश यात्रा केंद्र सरकार की, उसके प्रभारी होना एक अपने आप में एक महत्व रखता है। तो उसी यात्रा के हम और प्रदीप माथुर मथुरा के विधायक जी दोनों इंचार्ज थे। और उसी की रिपोर्ट पर मेरा विवाद शुरू हुआ कांग्रेस में, और वहीं से एक नींद पड़ गई। मैंने जो रिजाइन किया तो राजबब्बर तक तमाम लोग ऐसे थे जो मेरे को मनाते रहे। मैंने कहा वापस नहीं जाऊंगा, मेरा 24 साल का सफर है कांग्रेस का, मैंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, कभी पार्टी बदली नहीं, और मैं नहीं जाऊंगा। इनके उद्देश्य और इनका कुछ नहीं हो सकता है, तमाम चीजें थी, कहीं मिलेंगे तो बताएंगे। और जो मैंने कहा वही हुआ। मेरी रिपोर्ट फाइल बोल रही है, मैंने कहा था कि अगर ये कर दोगे तो 150 सीट आएंगी, और ये नहीं करोगे, कांग्रेस संदेश यात्रा का प्रभारी हूं मैं। मैंने रिपोर्ट बनाई, प्रदीप माथुर जी बोले आप इसको बनाओ, ऐसे करते हैं साथ में। तो हमने जो देखा वो लिखा, और उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो जो है समेट गए 17-20 पर। तो सवाल इस बात का है कि इन चीजों की वजह से मैंने रिजाइन किया है। 2015 में मैंने रिजाइन किया पार्टी को,
कांग्रेस को। फिर कुछ दिन हमने इंतजार किया, उसके बाद बड़ी भीड़ के साथ में, कोई ऐसे नहीं, 500-700-800 आदमी की भीड़ के साथ में पार्टी का गठन हुआ। बहुत बड़े स्तर पर पार्टी छपी जब हमने बनाई तब, और उसके बाद से चल रही है। लेकिन अब तमाम चीजें, जो तो मेरा अपना बैक बताया है, आपके बारे में तो मुझे इतना ही नहीं पता है। मुझे तो वो मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दूं। मेरे को एक इतना बता दे रहा हूँ, वो एक पुंडीर जी है, दिनेश पुंडीर जी, मुजफ्फरनगर के। हाँ हाँ। तो दिनेश पुंडीर जी ने आपका नंबर मेरे को भेजा था कल। बोले शर्मा जी आप बात करिए, क्योंकि आप एक फायरब्रांड लीडर है। सब फायरब्रांड लीडर थे कभी, अब तो क्या बताएं, इस व्यवस्था ने जो आप जो जिक्र आप कर रहे हैं ना, इससे हम भी पीड़ित हैं। हम भी चिंतन करते हैं। हम भी थोड़ा आपकी तरह तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम भी बुद्धिजीवी है। तो मैं भी यही चिंतन करता हूँ कि हम आजाद नहीं है, केवल पोस्ट ट्रांसफर हुई है। जैसा अधिकारी ट्रांसफर होता है ना, सीट वही है, व्यवस्था वही है, केवल ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर भी दुष्टता के साथ हुआ। देखिए मैं इसलिए दुष्टता कह रहा हूं कि जो इस देश का विभाजन है, जो फैक्ट्स जनता को बताए गए वो झूठे हैं। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आपको ये बताया गया कि साहब जिन्ना अड़ गया, ये सही नहीं है। जहां पे देश के विभाजन का एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस कक्ष में मात्र 3 ही व्यक्ति थे। एक लॉर्ड माउंटबेटन, दूसरा उसकी सीक्रेट एजेंट एडमिना माउंटबेटन। मैं उसको पत्नी नहीं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को। मैं कह रहा हूं वो एक सीक्रेट एजेंट थी। तो सीक्रेट एजेंट एडमिना माउंटबेटन, जो पत्नी के रूप में प्रस्तुत थी, और जवाहरलाल नेहरू। जब जिन्ना वहां पे था ही नहीं, जो व्यक्ति नहीं होता है वो कोई जिद कर सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, यदि जिन्ना उस कक्ष में ही नहीं था तो जिन्ना को के ऊपर कोई बात डाली जा सकती है क्या? नहीं डाली जा सकती है, बिल्कुल नहीं डाली जा सकती। तो ये डॉक्यूमेंट जो देश के विभाजन का है, ये लॉर्ड माउंटबेटन और एडमिना माउंटबेटन ने तैयार किया था, और इसे जवाहरलाल नेहरू को शिमला में कहा गया कि आप इसे हस्ताक्षरित करिए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरे पास अथॉरिटी ही नहीं है इस पर साइन करने की, क्योंकि इसे मुझे वर्किंग कमेटी में पेश करना पड़ेगा। वर्किंग कमेटी जब इसे मान्य करेगी तब ही हम इस बात को मान्य कर सकते हैं, राइट? इस बात पर एडमिना ने कुछ बहुत आपत्तिजनक फोटो जवाहरलाल नेहरू के सामने फेंके। उन्होंने कहा, मिस्टर नेहरू, कल ये पब्लिश हो जाएंगे, योर कैरियर विल बी फिनिश्ड। इसके बाद कुछ कहना नहीं पड़ा। नेहरू जी ने उठाया वो देश के विभाजन का डॉक्यूमेंट और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह हुआ देश का विभाजन। और देखिए कितनी बड़ी दुष्टता थी ये। इस देश का एक कोई भी दूध पीता बच्चा भी ये अनुमान लगा सकता था कि जिन परिस्थितियों में देश का विभाजन हुआ है, वहां खून खराबा और कत्लेआम होगा। इस विभाजन के समय लोगों को अपनी संपत्ति छोड़ के भागना पड़ा। कटते पिटते लाशों के बीच में छिप के लोग बाग यहाँ पहुंच पाए, और इस पूरी प्रक्रिया में 20 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इन दुष्ट राजनेताओं को बिल्कुल रहम नहीं आया। क्या उन्हें, उनके दिमाग में 1 मिनट के लिए भी ये चिंतन नहीं आया कि जब देश का विभाजन होगा तो कत्लेआम होगा, उसे रोकने के लिए कुछ SOPs, कुछ व्यवस्था, कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए थे कि नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान के लोग जो इंडिया आते हैं उसके लिए एक रिटर्न कॉन्सेंट क्यों नहीं होना चाहिए थी कि उनकी संपत्ति बेचने का अधिकार उन्हें होगा, और फिर वो यहाँ पे पहुंचेंगे, उसी से जो है ना यहाँ खरीद लेंगे। वो उन्हें जो है अपनी संपत्ति छोड़कर कटते पिटते यहाँ आना पड़ा। क्या ये उस समय के राजनेताओं की शुद्ध दुष्टता नहीं है? जी नहीं, सब कुछ नहीं है, तो सब चीजें आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। नहीं जानते हैं। ये आपको नहीं मालूम होगा कि जो है ये देश का विभाजन एक शिमला में एक कमरे में तय हुआ, जिसमें मात्र 3 लोग व्यक्ति थे। इसको बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ, कम लोग जानते हैं, लेकिन चीजें कुछ पता है, कुछ नहीं पता है। हाँ। मैं ये कह रहा था, आप कुछ बताने वाले थे। मैं जरा दूसरी बात पे कह रहा हूँ। अब बताइए ये कितनी बड़ी दुष्टता है कि नेहरू स्वयं आर्टिकल 370 डालने की उसने कार्रवाई की,
क्या मजबूरी थी कि जो है वो जो है आर्टिकल 370 डाला गया? क्या ये शुद्ध राजनीतिक दुष्टता नहीं थी? और जब जो बिल्कुल। है ये डॉक्टर आम्बेडकर के पास पहुंचे और डॉक्टर आम्बेडकर ने मिस्टर नेहरू से कहा, मिस्टर नेहरू आई एम नॉट द ट्रेटर, क्या ये बहुत बड़ी गाली नहीं दी उसने नेहरू को, जिसका इनडायरेक्टली मतलब है कि मिस्टर नेहरू यू आर ब्लडी ट्रेटर? हाँ, सही इसका बात है। मतलब यही निकला कि नहीं निकला? यदि आई एम नॉट बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेटर आप हमसे ये कह रहे हो तो इसका मतलब यही हुआ ना कि जैसे मैं आज आपसे कहूं कि मिस्टर कुलदीप शर्मा आई एम नॉट द ट्रेटर, इसका मतलब है जो बात तुम कह रहे हो उससे तुम ट्रेटर हो। ये बात समझ बिल्कुल। आती है कि नहीं आती है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो तब इन्होंने सरदार पटेल से कहा कि भैया हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, तुम इस आर्टिकल 370 को डलवाओ, और ये विदेश निकल गए। फिर सरदार पटेल ने कोशिश की, सरदार पटेल की बात भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोबा मानने के लिए तैयार नहीं थे। तब जो है सरदार पटेल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि इट इज ए टेम्पररी क्लॉज, और उस क्लॉज में ही ये बात लिखी गई कि इट इज टेम्पररी क्लॉज। लिखी गई कि नहीं लिखी गई? उस क्लॉज में आर्टिकल 370 में ही इस बात की व्यवस्था की गई कि इसे प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से हटाया जा सकता है, और केवल एक कंसल्टेशन, वो कंसल्टेशन भी बाइंडिंग नहीं, कंसल्टेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से करना होगा, राइट? अब यदि कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही एग्जिस्टेंस में नहीं रही तो ये क्लॉज रिडंडेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यदि मैं ये कह रहा था, अब ये इन मुद्दों पर तो हम एक लोग। मिनट, इसको जरा मुझे कह लेने दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रिकॉर्ड पे आने दो, क्योंकि हमारी जी ये जी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है और क्राइम जी फ्री भारत पर पब्लिश होगी, तो ये जी कुलदीप शर्मा जी आपसे ज्यादा पब्लिक के कंजम्पशन के लिए है, ठीक है जी ना? जी 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 तो जी बताइए। हाँ, तो मैं जो है ना इस बात को रिकॉर्ड पे लेना चाहता हूं कि जब मैं कुलदीप शर्मा जी से बात कर रहा था तो मैंने जी उनके संज्ञान में ये सब चीजें लाई। जी तो अब आप ये बताइए कि 75 साल तक इस दुष्ट कांग्रेस ने तो इस देश को मूर्ख बनाया कि ये सारे क्लॉज हट ही नहीं सकता है, राइट? बिल्कुल। जबकि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जब एग्जिस्टेंस खत्म हो गया तो कंसल्टेशन का क्लॉज अपने आप में निर्मूल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बिल्कुल। तो रिडंडेंट हो गया। तो आर्टिकल 370 माय जस्ट बाय मेयर नोटिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट हटाया जा सकता था, और ये काश्मीरी और बाकी जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, इन्होंने ऐसा आभा मंडल कांग्रेस के षड्यंत्र के साथ रचा, लगा कि आर्टिकल 370 हटना लगभग नामुमकिन है, जबकि वो जो है 13 दिन की अटल बिहारी की सरकार भी हटा सकती थी। उसे केवल एक कैबिनेट का रेजोल्यूशन भेजना था जिसके आधार पर प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन जारी कर देता। अब आप मुझे बताइए, आर्टिकल 35A बिना पार्लियामेंट में गए प्रेसिडेंट पर दबाव बनाकर प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से उसे जारी किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या देश के राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो नोटिफिकेशन से कोई आर्टिकल संविधान में घुसेड़ दे? नहीं, पहले तो उसे पास कराना पड़ेगा ना पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट में गई नहीं है आर्टिकल 35A, तो जब जो है जनवरी 2019 में इसे हटाया गया, तो सबसे पहले पार्लियामेंट को तो ये पूछना चाहिए था ना कि भैया ये अंदर कैसे आया, ये बताओ मुझे तो पहले। और जब ये अवैधानिक तरीके से आया तो ये बताइए मिस्टर कुलदीप शर्मा जी, यदि आपके घर में कोई चोर पीछे के रास्ते से घुसेगा तो आप उसे फूल मालाएं पहना के क्या फ्रंट दरवाजे से विदा करेंगे या डंडे मार के उसी क्षेत्र से बाहर करेंगे उसे? हाँ, उसी क्षेत्र से बाहर करेंगे, डंडे मार के, या फिर उसे पुलिस को देंगे, गिरफ्तार कराएंगे। बिल्कुल, लेकिन फूल माला पहना के उसको सादर विदा तो नहीं देंगे। तो आपको नहीं लगता है कि भाजपा ने आर्टिकल 35 को इज्जत के साथ जो विदा दी है वो इस देश के साथ गुस्ताखी की है? उसे इस अवसर का उपयोग करना चाहिए था कांग्रेस की असंवैधानिक सोच की निंदा, जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना करना चाहिए थी कि नहीं करना चाहिए थी? बिल्कुल करनी चाहिए थी, बिल्कुल करनी चाहिए थी। आप बताइए इस देश के साथ कितनी बड़ी दुष्टता है कि अच्छा ये भी है